हेलो फ्रेंड्स। हम पॉलिटी के पीवाईक्यू देख चुके हैं 2011 से लेके 2024 तक। ठीक है, अब हम मध्यकालीन भारत के पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही रट्टाबाजी का एक विषय है। तो जो चीज़ याद होगी उसे याद करेंगे और जो क्रैम करना पड़ेगा उसे क्रैम भी करेंगे, है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो 2024 में है ना, तो वो ज़्यादातर सूची मिलान के आए थे मध्यकालीन भारत से। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला था सूची मिलान, उसमें फर्स्ट है दार उल अदल, बलाहार, मालिकुत तुज्जार। ये मिलान करने आए थे और मैंने इनको मिलान करके आपको दे दिया है सीधा। ठीक है, तो जो पहला है दार उल अदल, ये क्या था? ये अदालत थी। ठीक है, या न्याय का स्थान। ये जो शब्दावलियाँ है ना, ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के प्रशासन में ये यूज़ की जाती थी कि भाई अदालत के लिए हम दारुल उल अदल बोलेंगे, है ना। सेकंड है बलाहार। बलाहार है निम्न श्रेणी के कृषि मजदूर। आप इसको कैसे याद करेंगे कि हमें कैसे याद हो कि बलाहार निम्न श्रेणी के कृषि मजदूर? तो देखो, इसके पीछे का देखो, हार। हार मतलब कुछ कोई हारा हुआ, और आज के समय में हारा हुआ कौन है? कृषि मजदूर है ना, है ना। ये बलाहार शब्द सुन के ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई मालिक होगा, कोई प्रमुख होगा, कोई वजीर होगा, हैं, कोई न्यायाधीश होगा, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है ना। तो शब्द से ही कुछ समझ आता है कि कोई हारा हुआ है। तो वो हारा हुआ कौन है? कृषि मजदूर। तो इसका सूची मिलान इजीली हो जाएगा। फिर है मालिकुत तुज्जार। अब ये मालिकुत सुन के मुझे लगता है कि कोई मालिक, कोई प्रमुख, और वो किसका प्रमुख? व्यापारियों का प्रमुख। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से याद। ये ट्रिक है, ये मैं तो इसी तरह से याद करती हूँ। आपको कुछ इनके बारे में अलग पता हो कि हम इस तरीके से याद करते हैं तो मुझे बताना। मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है हिस्ट्री ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ती हूँ जितना पढ़ना है, बाकी डीप नॉलेज नहीं है। और आपको हो तो प्लीज़ मुझे भी बताना कमेंट में कि आप कैसे याद करते हैं। नेक्स्ट है सूफी संतों से संबंधित हैं ये शब्दावलियाँ। तो पहली है मलफूजात या मुल्फूजात। ये मुल्फूजात क्या था? ये है सूफी संतों की शिक्षाओं का संग्रह। ठीक है, इसमें सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इसमें वो जो प्रवचन बोलते थे, जो वो आपस में बातचीत करते थे, या उनके समय की जो प्रथाएं थी उसकी भी जानकारी इसमें होती थी। मलफूज। ठीक है, ये जो मलफूज है ना, मलफूज ये एक अरबी शब्द है। मलफूज 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 का मतलब है कुछ बोला हुआ, जो पहले बोला जा चुका है। ठीक है, तो वो जो पहले बोला जा चुका है उसका रिकॉर्ड है ये, है ना, मलफूजात। आगे समझ में। नेक्स्ट है मकतूबात। मकतूबात बात। अब ये है सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्र। अब देखो, मैंने इसको कैसे याद किया। ये है पत्र। पत्र में क्या लिखते हैं हम? हमारी मन की बात ही तो लिखते हैं ना। और वो ये जो गुरु थे हमारे सूफी संत, ये अपने शिष्यों के लिए ये पत्र लिख के जाते थे, है ना। अपने शिष्यों के लिए पत्र लिखते थे। तो इसको ऐसे याद करना कि मकतूबात मैंने कोई बात है और वो बात हम पत्र में लिख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई कि सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्र हैं ये। फिर है तजकिरास। तजकिरास ये है सूफी संतों की जीवनियों का संकलन। अब ये कैसे याद होगा? अब मैंने इसको कैसे किया, मैंने इस जे को कनेक्ट कर दिया जीवनी से। ज जीवनी।
तो ये सूफी संतों की जीवनियों का संकलन है सॉरी। और जो उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियां थी उनके बारे में हैं वो जो शिक्षा देते थे उनके बारे में है। ठीक है, मुश्किल है ये शब्द याद करने, लेकिन भाई ये आ चुके हैं तो क्या पता फिर से दे देंगे, कोई भी एक टर्म उठा लेंगे। और एग्ज़ाम में तो ऐसा है, हमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हिंट मिल गया सूची मिलान में और हम बस ऑप्शन के थ्रू कर देंगे। तो जितना ट्रिक के साथ हो सके उसे याद करिए, है ना। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, मैं मेरी बता रही हूँ आपको। अच्छा, अब अगला है ये भक्ति आंदोलन से संबंधित, हमारे संतों से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला है सूरदास। सूरदास हमें पता है ना, ये कृष्ण भक्त थे, है ना, और इन्होंने सूर सागर की रचना की थी। फिर शंकर देव भगवान विष्णु के उपासक थे और इन्होंने कीर्तन घोष की रचना की थी। एक बात और, ये फिर से रिपीट होंगे, मैं बता रही हूँ आपको, फिर से रिपीट होंगे ये। आपको क्या करना है, शंकर देव से संबंधित और भी जो फैक्ट हैं, सूरदास जी से संबंधित फैक्ट है, वो आप पढ़ना। मतलब जो इसका मतलब ये क्वेश्चन देख के हमें ये पता लग रहा है कि भक्ति आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, और ये रिपीट होगा। अगर आप HCS दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप UPPSS या UPSC और बाकी स्टेट PCS दे रहे हो ना, तो वहाँ पे काम आ जाएगा। मान लो यहाँ नहीं आया, इस बार नहीं आया, अरे बाकी जगह तो आएगा, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। ठीक है। और संत तुकाराम ने अभंग की रचना की थी। ये मराठी संत थे और किसकी पूजा करते थे, भगवान विठोबा की। ठीक है, भगवान विठोबा की पूजा करते थे। सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्त थे, शंकर देव भगवान विष्णु के उपासक थे और संत तुकाराम मराठी संत थे और विठोबा की पूजा करते थे। हो गया ना, मेरे साथ आपका रिवीजन हो गया, मेरा तो हो ही रहा है ना। बस आपको एक बार खुद से भी PYQ करने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि बस आपका यहाँ से पढ़ोगे और बस पेपर ही क्लियर हो जाएगा। आपको खुद से भी PYQ जाके के देखने पड़ेंगे। एक बार आप यहाँ देख लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपको यहाँ पे कुछ याद हुआ है। और फिर और जो कुछ रह गया वो अपने HCS PYQ में पूरे जाके देखो। मैंने इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, मैंने यहाँ पे टफ क्वेश्चन ही उठाए हैं, लेकिन आपको वो पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे। यहाँ से बस आपको हेल्प मिल रही है कुछ याद करने में, इम्पोर्टेंट क्या है वो पता करने में। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये फिर से कि ये किन से संबंधित हैं। तो जो अमीर दाद है ना, ये थे विधिक अधिकारी। ये क्या इनका काम था कि जो जज ने फैसला सुना दिया है ना, अब उसका प्रवर्तन करवाना है ना, एनफोर्समेंट। फिर है तुर्कानी चहलगामी, ये सब ने सुना होगा। ये 40 तुर्की गुलाम अमीरों का समूह था ना इल्तुतमिश के टाइम पे। ये क्या करते थे, ये राजनीति में अपना प्रभाव जमाने की पूरी पूरी कोशिश करते थे कि हमारी चले, हमारे हिसाब से नियम कानून कायदे बने। ठीक है। बरीदा मामलिक, सूचना और गुप्तचर विभाग के प्रमुख। ये मैंने आपको सब सूची मिलान करके दे दिया है ताकि आप डायरेक्ट याद कर सके, यहीं से डायरेक्ट याद कर सके, आपके सुविधा के लिए मैंने ऐसा कर दिया है। ठीक है। मैं बता दूं कि ये बरीदा मामलिक, तुर्काने चहलगामी, ये UPSC में भी आते हैं। ये UPSC में आते हैं। सूरदास, शंकर देव, संत तुकाराम, ये सब आता है UPSC में, कुछ कुछ छोड़ के, क्योंकि ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पूछती है UPSC, लेकिन स्टेट PCS में तो पूछते हैं। ठीक है। चहलगामी, यहाँ पे देखो ये चहलगामी 40 है ना, सीधा सीधा हिंट मिल रहा है यहाँ से, चहल मतलब 40 कुछ। नेक्स्ट है अभिलेख से क्वेश्चन है, अभिलेख से क्वेश्चन है तो करते हैं। प्रतिहार नरेश भोज, इनका जिक्र किस अभिलेख में है, ग्वालियर अभिलेख में। सातवाहन नरेश पुलुमावी,
नासिक अभिलेख, हूण राजा तोरामन, एरणवर अभिलेख, ये सब मध्य भारत पे राज करते थे। मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उस पे। और ये सारे क्षेत्र भी तो देखो मध्य भारत के हैं ना, तो वहीं के अभिलेख से इनका जिक्र मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा, है ना। ग्वालियर अभिलेख, नासिक, एरणवरा। ये मध्य प्रदेश की जगह है, सागर जिला के पास। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, कुछ समझने वाला नहीं है, बस रट्टा मारने वाला है। आपको कोई ट्रिक आए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हम इस तरह से याद कर रहे हैं, बाकी मैं तो आपको बता ही रही हूँ। नेक्स्ट है नूर सिपीहर। ये अमीर खुसरो की रचना है भाई। ठीक है, नूह सिपिर, नूह का मतलब है नो आकाश, नो आकाश। ये अमीर खुसरो जी ने लिखी थी ये। और जो दूसरी हैं अमीर खुसरो की जो साहित्यिक रचनाएं, वो हैं तुगलकनामा, खमजा, दीवान। आप ये गूगल से सर्च करना अमीर खुसरो के बारे में। ये अमीर खुसरो जी का क्वेश्चन ना आ ही जाता है बहुत सी जगहों पे, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। रियाजुल इंशा ये महमूद गवाह से संबंधित है। रियाजुल इंशा था पत्रों का संग्रह, पत्रों का संग्रह। ठीक है, ये बुरहान है मासिर, ये थी सैयद अली तबताबाई की की कृति, इन्होंने लिखी थी ये। ठीक है, महमूद गवाह के बारे में बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ये बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बहमनी सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन तो हर जगह मिलेगा आपको, यूपीएससी हो, एचसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, आरएएस हो, पूछते हैं, ज़रूर पूछते हैं। तो अपना यूट्यूब से कहीं भी अच्छा लेक्चर मिले विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बारे में, या एनसीईआरटी से, तो आप अच्छे से करना, उसे ज़रूर क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, सही या गलत बताने थे, है ना, सही छाटे ऑप्शन ये पूछ रखा था, तो हम देखते हैं। 1676 में शिवाजी राजगढ़ में औपचारिक रूप से सम्राट बने। पहली बात तो ये 1676 में नहीं बने थे, ये 1674 में बने थे। और ये राजगढ़ नहीं था, ये था रायगढ़, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड था कर्नाटक अभियान शिवाजी द्वारा अंतिम बड़ा अभियान था, हाँ ये सही है। और थर्ड है 1678 में शिवाजी ने कर्नाटक के विरुद्ध अभियान चलाया और कुतुब शाह को 1 लाख खून की सब्सिडी भुगतान करने के लिए मजबूर किया। नहीं, मजबूर तो नहीं किया था, मजबूर नहीं किया था, क्योंकि ये क्षेत्र विस्तार में विश्वास रखते थे कि जितना हमारा क्षेत्र बड़ा होगा उतना ही सब अच्छा होगा, ये है ना। और एक फैक्ट और भी गलत है, ये 1678 नहीं, ये 1677 आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया था। फिर हम देखते हैं, फिर से ये क्रैमिंग वाला है क्वेश्चन, तो आप भी मेरी तरह या तो यहीं से उठा लीजिए, सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या आपको कोई और तरीका समझ आए तो आप वैसे कर लेना। लेकिन मैं ज़रूरी समझती हूँ कि जो PYQ मेरे को नहीं आते थे या जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मैं उनको एक जगह लिख लूँ ताकि मैं एग्ज़ाम में उसको बार बार पढ़ती रहूँ एक जगह से, है ना, एक जगह से पढ़ती रहूँ, मेरे को बार बार वो 100 के 100 क्वेश्चन ना देखने पड़े, मैं सिर्फ वही 40-45 क्वेश्चन देखूँ जो मुझे नहीं आते थे, डाउट था, याद नहीं हो रहे थे, है ना, होना चाहिए ना ऐसा। चलो फिर से सूची मिलान और रचनाएं हैं। अबुल हसन अल हुजविरी, ये क्वेश्चन तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, ये सूफी ग्रंथ हैं एक तरह से। तो अबुल हसन अल हुजविरी
इनकी थी कश्फ उल महजूब, कश्फ उल महजूब, और इसका मतलब हुआ पर्दे का रहस्य उद्घाटन। आप देखना, गूगल सर्च करना, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। जो चीज़ हम खुद से सर्च करके पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। फिर है कुली खान, इनकी थी मुरक्काए दहली, दहली मतलब हमारी दिल्ली आज की, तो दिल्ली का विवरण है इसमें मुरक्काए दहली में। जहां आरा मुनीस अल अखा, ठीक है, इन्होंने ये लिखी थी मुनीस अल अखा। मैं इसको कैसे याद कर रही हूँ भाई, ये पेपर में आ गया तो मैं तो इसको, ये आरा का आ, इसका अ, बस अपनी तो यही ट्रिक है। ठीक है, मैं तो ये मुनीस अल अखा मेरा तो मैच हो गया देखो। तो मैं तो ऐसे ही याद कर रही हूँ भाई, मेरे को तो ये याद होने वाले है नहीं, मैं तो ट्रिक से ही करूँगी। प्लीज़ आपके पास कोई ट्रिक हो मुझे बताना, आप कैसे याद करते हो। ठीक है, और फिर ये लास्ट है अमीर हसन सिज्जी दहलवी, इनकी थी फ़वाइद अल फ़ुआद, फ़वाइद अल फ़ुआद। इसमें ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें निजामुद्दीन औलिया की बात और शिक्षाओं का संग्रह है मेनली। ठीक है, और इनका मैं मतलब बताऊं, जैसे मुनीस अल अखा है तो इसमें आत्माओं के बारे में है, और फ़वाइद अल फ़ुआद है, ये मैंने बता दिया कि इसमें निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं के बारे में है। मुरक्का दहली में दिल्ली का विवरण है। कश्फ उल महजूब ये पर्दे का रहस्य उद्घाटन इससे संबंधित है, सर्च करेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट है हरियाणा में बेहतरीन और सबसे संरक्षित बावली महम में है। इसको बावली भी बोलते हैं और बावड़ी भी बोलते हैं। और ये बावड़ी और बावली होते क्या हैं, ये जल संग्रहण संरचनाएं हैं। यहाँ पे जल संग्रह होता था वर्षा का, क्योंकि सूखा पड़ता था पहले, और फिर जब सूखा पड़ता था तो इनका जल उपयोग में लाया जाता था। ये महम हरियाणा में है, रोहतक के पास। ठीक है, तो ये सही है, सही स्टेटमेंट है पहली। सेकंड जो स्टेटमेंट थी, सेकंड है तीसरी और चौथी शताब्दी के बाद के योद्धाओं के सिक्कों के साँचे रोहतक से अधिक पाए गए हैं। हाँ, सही है ये, मतलब हिंद यूनानी सिक्के ये रोहतक में ज़्यादा मिले हैं। और थर्ड है मोर पर ललितासन में बैठे कार्तिकेय की मूर्ति की खोज खोखरा कोट से की गई है। ये भी रोहतक के पास ही है खोखरा कोट, तो ये मूर्ति भी कार्तिकेय की जी की यहीं से मिली है। ठीक है, ये तीनों सही थे। हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, एक आध हिस्ट्री से भी पूछ लिया इन्होंने। बाकी हरियाणा जीके को भी हम देखेंगे, करेंगे उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, करनी तो पड़ेगी। आपको ये ललितासन का मतलब पता है क्या? मेरे को तो नहीं पता था, मैंने तो बाद में पता किया। ये एक मुद्रा होती है। मैं तो इस ललितासन को कोई सिंहासन समझे बैठी थी पहले। ठीक है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये एक मुद्रा है। ठीक है, तो चलो, बहुत ही बोरिंग सा था, मुझे पता है बहुत बोरिंग है आज की वीडियो, लेकिन क्या करें, करने तो हैं। अब हो सकता है कि मध्यकालीन भारत से वो 2 क्वेश्चन पूछ ले, और हो सकता है वो 8 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछे, है ना। तो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी यहाँ पे रहती है, लेकिन हमें करने पड़ेंगे। तो चलो, PYQ पे आप ज़्यादा ध्यान देना, मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना, लेकिन PYQ पे ज़्यादा देना, क्योंकि क्वेश्चन PYQ से ही आने होते हैं। ठीक है, ये मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं उठा के लाते, ये कुछ अपनी मनमर्जी से बना लेंगे, कुछ करंट अफेयर से उठा लेंगे और कुछ PYQ से उठा लेंगे। ठीक है, तो अब हमें सोर्स पता है कि भाई सोर्स PYQ ही है। कोई एग्ज़ाम सेट कर रहा है तो उसे ये नहीं पता कि फ़लानी कोचिंग का टेस्ट उठा लूँ और यहाँ से क्वेश्चन सेट कर दूँ।
ऐसा नहीं होता। PYQ ही हमारे मार्गदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। कोई हमारा मार्गदर्शन करे ना करे, लेकिन PYQ करेंगे, हमेशा करेंगे, करते आए हैं। जब आपको ये लगे ना कि मेरे PYQ एकदम बेस्ट तैयार हो चुके हैं, तब आप मॉक टेस्ट पे जाना। क्योंकि मैंने गलतियाँ की थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं बस ऐसे ही मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट का फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। बाद में समझ आया कि PYQ ही कर लेती, ठीक है। और PYQ का फ़ायदा भी होता है। आपके अगर 40 नंबर आ रहे हैं ना, और आप PYQ करके जाओगे, तो आपके 65 to 70 तक आपके बन जाएंगे। अब अगर बिना PYQ की आपके 40 नंबर बन रहे हैं ना 100 में से, और आप PYQ कर लोगे ना, तो आप डेफिनेटली 60 अबोव स्कोर ज़रूर करोगे। और साथ में आपका करंट अफेयर्स तैयार हो अच्छे से, बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो चलो, आज अपना इतना ही रिवाइज़ करना, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं ना। HCS में नहीं आएंगे तो UPPSC दोगे, वहाँ आएंगे, UPSC में आएंगे, ठीक है। अगर मेरे से देखो कहीं बोलने में दिक्कत हुई हो ना, मैंने किसी टर्म को गलत बोल दिया हो या कुछ गलत बता दिया हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।